आज आपको समाचार प्लस पर एक ऐसी कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो लगभग 45 वर्षों से एक डिमांड किए बैठे हैं। और डिमांड क्या है? रोजगार का। हम आपको बताना चाहते हैं कि जमशेदपुर चांडिल डैम के उस विस्थापनों का दर्द को सुनाना चाहते हैं, जो दर्द वो पिछले लगभग 45 वर्षों से अपने सीने में लिए बैठे हैं। उनको पहले हम दिखाना चाहते हैं कि किस दर्द के साथ अपना वो जीवन जी रहे हैं। ये वो विस्थापित हैं जो लगभग 45 वर्षों से अपने कई दर्दों को दिल में लिए बैठे हैं और कई बार कई डिमांड कर चुके हैं, मगर उनका डिमांड अब तक पूरा नहीं हुआ। और इस सबसे बड़ा डिमांड उनका ये है कि रोज़गार उन्हें मिलना चाहिए था। ये वो विस्थापित है जो 1978 में चांडिल डैम बनने के बाद विस्थापित हुए। लगभग 120 गांव के लोग, 18,000 परिवार यहाँ विस्थापित हुए थे। और इस विस्थापन के बाद इन्हें पुनर्वास नीति के तहत कहीं इनको ज़मीनें तो दी गई, मगर रोज़गार से इन्हें महरूम रखा गया। हालांकि अभी चांडिल डैम में कुछ लोग जो है नौका विहार और मछली पालन कर अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन इस जीविका से क्या जो 18,000 परिवार थे उनको रोज़गार मिल पाया? तो नहीं। इसी सवाल को लेकर के आज समाचार प्लस पब्लिक रिपोर्टर में पहुंची है चांडिल डैम, जहां बात करेंगे विस्थापितों से कि आखिर उनका मूल समस्या क्या है और जो अब तक आंदोलन किए रखे हैं उस आंदोलन के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। पहले नारायण दा, आपसे, आप चूँकि अध्यक्ष शायद यहाँ पे हैं, कब विस्थापित हुए आप लोग? कितने लोग विस्थापित हुए थे और क्या दर्द दिल में है? देखिए, ये चांडिल डैम जो बने, चांडिल डैम बनने के पहले आज के दिन में, आज 30 अप्रैल 1978 में इस डैम का जो अभी जो दिख रहा है मैंने बर्बरता, इसका दर्द जो झेल रहा है विस्थापित, इसको अनुभव करते हुए हमारे विस्थापित लोग यहाँ आंदोलन किया था। और उस आंदोलन में हमारे विस्थापित भाई 4 साथी जो है, पहाड़ू महतो और गोदाधर महतो और भालू माझी और एक ठो लेडू माझी, 4 अभी शहीद अभी देखने को मिल रहा है। तो 4 शहीद हुआ था और दर्जनों लोग घायल हुए थे और सैकड़ों लोगों को ले जाके जेल में डाल दिया गया था। मतलब इस डैम का नींव बनने के पहले ही इस विस्थापितों के ऊपर बर्बरता अपनाया दिखाया गया। उसके बाद उस सीन को देखते हुए यहाँ सरकार अपना भयभीत किया विस्थापितों को और अपना मकसद जो डैम बनाना था वो डैम बनाया। डैम बनने के बावजूद यहाँ आंदोलन जैसे घटना हुआ, उसका बाद 10 साल के आसपास आंदोलन का कोई रूपरेखा कोई तैयार नहीं कर पा रहा था कि सबका डर था। तो जाके हमारे विस्थापित मुक्ति वाहिनी 1987 में तैयार हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को फिर से विस्थापितों का हक पुनर्वास का मांग को लेके आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन के बावजूद जो पुनर्वास नीति नहीं था उसको पुनर्वास नीति बनाया। और पुनर्वास नीति बनाने के बावजूद भी पुनर्वास नीति में कोई खमियां था, मतलब कमी था, मतलब जैसे कम बेसी किया गया है। पहले 5200 रुपये उसका वैल्यू था, फिर 50,000 वैल्यू बनाया, फिर 187 बनाया, फिर 6,57,000 बनाया। अभी जो वर्तमान हमारे जो दर्द है, अब आज के समय में देखेंगे तो विस्थापित का स्थिति देखिएगा, पुनर्वास स्थल हो चाहे कहीं गांव के बगल में बैठे हैं कहीं भी है, तो उसका मुख्य परेशानी है रोजगार। और उस रोजगार को हम लोग इस डैम से रोजगार मांग रहे हैं कि इस डैम से हम लोग को रोजगार दिया जाए। उसमें भी मतलब उसका पुनर्वास नीति ने बनाया लेकिन उसको लागू अभी तक नहीं किए हैं। मतलब आज 40 साल होने जा रहा है। 2003 में पुनर्वास नीति का पुनरीक्षित किया गया और पुनर्वास नीति में पूर्ण रूप से कुछ नया चीज़ जुड़ा गया, जैसे मछली पालन हो, पर्यटन हो, चाहे दुकान बना के देना था, सुविधा अनुसार लोन देना था लोगों को, और कुछ जैसे कुटीर उद्योग देना था पुनर्वास स्थल में। तो कोई सारी व्यवस्था नहीं कर पाया है। मैंने सिर्फ पुनर्वास पैकेज देता है, पुनर्वास कार्ड विकास पुस्तिका भी अभी तक बाकी है, जो पहचान पत्र है वो भी बाकी है, वो अभी बना के लोगों को कई कमी खामियां हैं, बहुत ही कमी बोला जाए विस्थापित के कई कमी खामियों के बाद पुनर्वास नीति बनाई गई, चांडिल डैम बना और जहां हजारों लाखों गैलन पानी एकत्रित है जो स्वर्णरेखा नदी पे बांध के रूप में बना है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य था कि सिंचाई हो, क्षेत्र में खेती हो और जहां जल की जो समस्या है उसे दूर की जाए। इस कारण से इस डैम को बनाया गया, मगर इसके बाद कई खामियों के साथ इस पुनर्वास नीति को लेकर के लोग जी रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, लोग चाहते हैं कि उनका जीवन भी आम लोगों की तरह सहजता से कटे, मगर वो कैसे कटेगा? कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या
जो योजना आई चांडिल डैम की और जो नीतियाँ बनाई गई उससे आप लोग संतुष्ट हुए? नहीं, कदापि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पुनर्वास नीति को इम्प्लीमेंट अभी तक सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मछली पालन का अधिकार है, नौका विहार का अधिकार है, यहाँ डैम को ऑक्शन किया जाता है, बांध का डाक होता है और डाक में भारी भरकम राशि यहाँ के लोगों पर थोपा जाता है कि आपको देना है तभी आप जो है इस गतिविधि में रह सकते हैं, मछली पालन की गतिविधि में। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मछली पालन का अधिकार जो है एकदम नेचुरली यहाँ दिया जाए, विस्थापितों को। यहाँ के लोग रोजगार करें, मछली पालन करके, नौका संचालन करके यहाँ के लोग रोजगार करें। अगर ये अधिकार मिलता है तो आप लोग का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, डिमांडें रुक जाएगी? नहीं, ज़रूर, क्यों नहीं रुकेगी। हम लोग अगर सही ढंग से बाकी जो लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, गैर विस्थापित लोग हैं, उनके जैसा सामान्य जीवन अगर जीने का मौका हम लोगों को मिलेगा, रोज़गार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, नौकरी देने का जो बात है, नौकरी मिल जाएगा, तो हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? यहाँ के लोग, विस्थापित लोग आंदोलन करने कोई सवाल पैदा नहीं होता। विस्थापित होने का दर्द आपको है? क्या दर्द है? देखिए, विस्थापित नीति में आपको जो पुनर्वास स्तर पर जो ज़मीन दिया गया 12.5 डिसमिल 25 डिसमिल, तो उस ज़मीन का हम लोग बरसों से आंदोलन कर रहे हैं कि उसका मालिकाना हक जिस विस्थापित को दिया गया है, ज़मीन को अलॉट किया गया, उस ज़मीन को उसके नाम पर रजिस्ट्री किया जाए। अभी भी ज़मीन उसी तरह पड़ा हुआ है जैसे सरकारी में हम लोग किसी पर बैठे हुए हैं और कभी भी उठा सकता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। एक दान के रूप में और विकास पुस्तिका बनाया गया पहचान के लिए एक ठो, जिस विकास पुस्तिका में जो नियम बनाया गया है कि प्रति व्यक्ति को लोन देना है, प्रति व्यक्ति को नौकरी देना है, जिसको नौकरी मिला उसको लोन नहीं मिलेगा, तो वो व्यवस्था से भी सरकार जो है ये नहीं है। और हम लोग कई बार इसके लिए आंदोलन किए हैं कि जो पुनर्वास स्थल है, जहाँ 10, 15, 20 तो पुनर्वास स्थल है, उस जगह को माने बाउंड्री किया जाए, उसको घेरा जाए कि कितना वहाँ पर, क्या कि हम भी विस्थापित, हम चिल्को में घर बनाए हैं और वहाँ पर भी अभी तक जो बाउंड्री नहीं किया गया, जबकि कहाँ तक कहाँ जगह है कि विस्थापित का, तो वो भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये हमारे साथ विस्थापित हुए बुजुर्ग थे जो बताते हैं कि कई कमी खामियों के साथ हम जीवन जी रहे हैं। ज़मीन अब तक हमारा पक्का नहीं हुआ है, जबकि विस्थापन से पहले हमारा जो खेती था, वो ज़मीन था, वो पक्का था, उसका रसीद कटता था, मगर आज उसका भी रसीद नहीं कट रहा है। और जो पुस्तिका बनी, विकास पुस्तिका, वो भी अधूरी है और जिसके तहत आज भी लड़ाई इनकी जारी है। तो इस लड़ाई के साथ साथ जो जीवन है वो भी इनका रुका हुआ है, कारण कि रोज़गार इनको नहीं मिलता है और रोज़गार मिलता है तो केवल मछली पालने का, वो भी टेंडर के साथ। एक भारी भरकम जो राशि है इन पे लाद दी जाती है और ये कमा नहीं पाती हैं। सर, एक बात और आपसे जानेंगे, जो राशि आप लोग पे लाद दी जाती है, कितना टेंडर होगा, इतना मछली निकलेगा, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? तमाम जितने विस्थापित लोग हैं सबको उससे रोज़गार मिल पाता है? सबके घर में रोटी पहुँच पाता है? नहीं, देखिए, जो इन्होंने राशि लाद दिया या तय किया है, ये बिहार सरकार के समय जो मतलब जगदानंद सिंह था, उसका भतीजा उनको टेंडर किया था और उस टेंडर के राशि को विस्थापितों के ऊपर थोपा गया है। जबकि झारखंड बनने के बाद पुनर्वास नीति जब बना 2003 में, तो 2003 में पुनर्वास नीति में कोई राशि का तय नहीं किया गया। इसी में अभी सरकार के साथ हम यहाँ जो समिति है उसका लड़ाई चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, कि मेरा कहना है कि भाई पुनर्वास नीति में कोई राशि उल्लेख नहीं किए हैं और सब बोले हैं कि विस्थापितों को स्वरोजगार दिया जाएगा। तो स्वरोजगार जब दे रहे हैं, अगर मान कर चलिए किसी को नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी से तो आप पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये स्वरोजगार दे रहे हैं, तो स्वरोजगार के तहत इसको नज़र से देखा जाए। इसको देखते हैं आप टेंडर के ठेकेदारी के तहत में, वो भी बिहार सरकार के समय का राशि तय करके, तो इस राशि को हम लोग विरोध करते हैं। और रोजगार जो है मछली पालन में, अभी देखिए मछली पालन में थोड़ा रोजगार बढ़े हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अभी भी मछली पालन में व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। ये मोटा मोटी हमारे 12,000, अभी फिलहाल 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी है। अगर 12,000 हेक्टेयर में अगर इधर देखा जाए तो लगभग 1-2 साल छोड़ के 2 करोड़ का जीरा फिंगरलिंग इसको स्टॉकिंग करना चाहिए। तो सिंचाई विभाग जो पुनर्वास नीति बनाया उसमें रोजगार का स्वरोजगार का बात कहा, लेकिन उसमें योजना देना था, वो योजना नहीं बनाया। ये तो मछली पालन का मछली विभाग अपना दाएं बाएं करके वो देता भी है, नहीं भी छोड़ना है उसको तो कोई दायित्व नहीं। लेकिन पुनर्वास नीति में के तहत
ये सिंचाई विभाग को करना चाहिए था कि यहाँ मछली पालन कराएं, मछली पालन के विस्थापितों को प्रशिक्षण दें। अभी अपने आप मछली डालते हैं, मछली डालता है मत्स्य विभाग के द्वारा। तो देखिए एक चीज़ होता सिंचाई है, विभाग कुछ नहीं करती है। सिंचाई विभाग अभी तक इसमें कोई टेंडर नहीं किया और कोई ऐसा मैंने योजना नहीं दिया है। क्या होना चाहिए था? इसमें योजना देना चाहिए था, उसको मछली छोड़ना चाहिए था, मछली का जीरा छोड़ देना चाहिए था, मछली पकड़ने के लिए जाल देना चाहिए था चिन्हित करके, लोगों को नाव देना चाहिए था जो मछली पकड़ रहे हैं, तो तब ना उसका रोजगार बढ़ेगा। उसका जाहिर सी बात है, ये विस्थापित लोग हैं जो चांडिल डैम में मछली पालते हैं और सिंचाई विभाग से नाराज़ भी है। आपको और भी हम नाराज़गी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर में आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे चांडिल डैम के विस्थापितों की, जो तमाम परेशानियों के साथ जीवन गुजार रहे हैं और सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। क्यों अनदेखी कर रही है? जबकि झारखंड जो है प्राकृतिक संपदाओं का प्रदेश है, जहां सुंदर नदियां हैं, पहाड़े हैं, जंगल है, उसके बावजूद इन्हें प्रकृति का लाभ नहीं उठा पाते हैं और जो डैम बना है यहाँ रोज़गार तक ठीक से नहीं कर पाते हैं। बताते हैं ये कि कुछ रोज़गार तो होता है, मगर सरकार चाहे तो बड़ा रोज़गार 18,000 लोग जो विस्थापित हुए थे उनको रोज़गार मिल सकेगा। क्यों रोज़गार नहीं मिल पाता है? क्या क्रोध इनके मन में है? आप तो युवा हैं, आपके मन में क्या है कि आप बेरोजगार हैं, समिति में शामिल हैं, विस्थापित हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो विस्थापित का जो दर्द है वो सब हम देख ही रहे हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है विस्थापितों की वो अभी वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई स्कोप ही नहीं है। और स्कोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको क्या है कि सरकार ज़मीनी स्तर से उसको कर नहीं पा रही है, ज़मीनी स्तर पे उसको उतार नहीं पा रही है। जैसे चांडिल डैम बना तो बहुत ही खूबसूरत है चांडिल डैम। यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर पे अगर काम करा जाए, सरकार अगर यहाँ पे कुछ काम करती है तो यहाँ पे सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों विस्थापित परिवार को रोज़गार जो है मिल सकती है टूरिज़्म के सेक्टर में। और इससे क्या है कि सिर्फ विस्थापितों को ही रोज़गार नहीं मिलेगी। अगर टूरिज़्म सेक्टर वर्ल्ड क्लास यहाँ पे टूरिज़्म प्लेस बनाया जाता है इसको, तो सरकार को भी यहाँ से राजस्व जाएगी। तो ये सिर्फ विस्थापितों के लिए ही नहीं है, सरकार के लिए भी बेनिफिटेबल एक ये है प्लेस है कि अगर टूरिज़्म क्यों नहीं बन पाता है? कहाँ कमी खामी है? किसकी इच्छा शक्ति की कमी है कि वर्ल्ड क्लास ये पर्यटक स्थल नहीं बन पाता है? देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो लैंड है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कुछ फॉरेस्ट के हैं, कुछ सिंचाई विभाग के हैं। तो हम लोगों ने तो कोशिश बहुत सारे करे हैं। जब सिंचाई विभाग वाले लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, फॉरेस्ट एनओसी नहीं दे रहा। वो जब फॉरेस्ट के पास जाते हैं तो वो भी अपना जो है अलग अलग नियम कानून बता करके इसको ये कर देते हैं। लेकिन अनदर स्टेट में भी ऐसे बहुत सारे जगह देखे हैं हम लोग जहाँ पर वो टूरिज़्म को लोग बढ़ावा दिए हैं। एनओसी वगैरह वो फॉरेस्ट भी उसको माने हंसते हंसते दे देती है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार का सृजन होगी। तो यहाँ पे विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी यहाँ पे थोड़ा सा रवैया सही नहीं है, जिस कारण से जो है जो बहुत सारे अभी इससे पहले भी क्या सरकार चाहती तो गोवा और कश्मीर की तरह ये भी बड़ा पर्यटक स्थल बनता और देश विदेश से लोग यहाँ आते, बाहरी पैसा यहाँ आता और लोगों का जो बेरोजगारी है वो दूर होता? ऐसा हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी डैम है। यहाँ पे जो केरला का जो थीम है, बहुत सारे वहाँ पे क्या है कि हाउस बोट्स चलती है, तो वहाँ और उसके बाद फ्लोटिंग आपका कॉटेज भी बनाया जा सकता है यहाँ पे डैम के अंदर में, पानी के अंदर में। तो यहाँ पे तो एक लॉजिंग का फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण से पर्यटक यहाँ पर नहीं आते हैं, ठहरते नहीं हैं। कई बार बहुत सारे अनदर स्टेट के भी पर्यटक आते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे लॉजिंग का फैसिलिटी है क्या, तो हम जब नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं है, जिस कारण से पर्यटकों का यहाँ पे पर्यटकों का भी दिक्कत होता है। हम लोग का जो होने के बाद दिल में कोई दर्द है? क्या बेरोजगार है? बिल्कुल बेरोजगारी है। दर्द किस तो तरह का दर्द है? देखिए, बेरोजगारी मतलब ही होता है दर्द। बेरोजगार है मतलब अभी हम लोग जो है एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एक कदम, आज की जो ज़माना है, एक कदम बढ़ाने के लिए भी आपको पैसा खर्च होती है, क्योंकि आप घर से निकलेंगे तो आपको 100 रुपये का तेल डाल करके आपको जाना पड़ता है। उसके पात्र आप बने हैं, बेरोजगार है, आपके नज़र में आप बेरोजगार है जैसा बताते हैं, तो क्या कुछ ऐसा होता है आपके दिनचर्या में कि लोग आपको कहते हैं कि आप युवा है, क्यों कुछ काम नहीं करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है इशूज़ है कि अभी आप देख ही रहे हैं कि रोज़गार है कहाँ आखिर, क्योंकि रोज़गार
यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि चांडिल डैम जब बना है तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जो यहीं से पानी ले रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के यूपी के लोगों को आकर के वहाँ पे काम पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ रही है, जबकि हमने डैम बनने के लिए जगह दिया, हमारे यहाँ पे पानी स्टोर हो रही है और यही पानी को टाटा स्टील से लेकर के आधुनिक सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को बस यही कहेंगे कि आप एक ऐसा योजना बनाइए कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके, और आने वाले दिन में भी अगर कुछ आप प्रोजेक्ट को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब देखिएगा कि जगह जगह पे अभी सरकार की कुछ प्रोजेक्ट आती है तो वहाँ के ज़मीन नहीं देने के लिए विरोध होती है। विरोध इसलिए होती है क्योंकि वो देखते हैं कि चांडिल डैम का वहाँ पर अभी विस्थापितों का क्या स्थिति है, और इस स्थिति को उदाहरण बना है चांडिल डैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे साथ चांडिल डैम विस्थापित के युवा थे जो बताते हैं कि पूरे झारखंड में एक उदाहरण के रूप में चांडिल डैम है, जहां विस्थापन नीति के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, कारण कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको अब तक जो है वह नौकरी नहीं मिली, और नौकरी किसी को नहीं मिली तो जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो कई कमी खामी के साथ जो है विस्थापित जो है आज रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई तरह के आंदोलन करते हैं। एक बुजुर्ग भी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का दर्द आपके मन में है, चूँकि आप उम्र के लगभग 60 वर्ष पार कर चुके हैं, आप विस्थापित हैं, क्या सोचे थे, क्या सपना था, किस तरह का मन में भाव था? ও তো লিবার সময় অনেক লোভ দিয়ে জমিটা নিয়ে নিল বাবাদের টেনে, আর এখন তো সব পথের ভিখারি বেঘর হয়ে গেছে, কিচ্ছু নাই, ঘর নাই, দুয়ার নাই, জমি জায়গা খেতি হতেছিল ওগুলো সব ডুবে গেল, আর সরকার কই কোনোটা করে নাই। পুনর্বাসে জায়গা দিল তো ওই জোর জবরদস্তি যায় পয়সা দিয়ে দিতে হচ্ছে, জায়গা নাই। तो ये चांडिल डैम विस्थापित है, बुजुर्ग है जो बताते हैं कि पूरा घर पूरा ज़मीन जो है पानी में डूब गया और सरकार देखा तक नहीं। हालांकि इस विस्थापन नीति में कुछ लोगों को कुछ कुछ मिला है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? सरकार क्यों इनसे मुंह मोड़ ली, जबकि सरकार का अपना काम हो गया। इससे सिंचाई की जो व्यवस्था है वो पूरी हो गई और तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं इस डैम से पूरी की जा रही है। तो इनकी ज़रूरतों को कौन देखेगा? कौन देखेगा आपकी ज़रूरतों को? कब देखेगा? क्या आप लोग जीवन भर आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, जब तक हम लोग को पूर्ण पुनर्वास नहीं देगा, पूर्ण पुनर्वास नहीं करेगा। अभी जैसे उन्होंने क्या किया है कि इसमें पानी रुक के कंपनी वाले लोग को पानी बेच रहे हैं, वो पैसा भी अपना ले नहीं पा रहे हैं, और विस्थापितों के ऊपर दबाव बनाता है कि आप टेंडर लेके राजस्व दीजिए। तो जैसे हमारा पानी मतलब हम ही लोग का ज़मीन का पानी रख के बेच रहे हैं टाटा कंपनी को, कितने कंपनी को, तो उनको ना वहाँ ना हम लोग का लड़का को जॉब दे पा रहा है, और ना वहाँ से पानी का वसूली कर पा रहा है, पैसा वसूली। तो ये भी तो एक कहेंगे कि ये लोग का सीधा मतलब कहेंगे कि ये जो सिंचाई विभाग का जो एक क्या बोलेंगे, लापरवाही कहें या तो इच्छा से शक्ति नहीं बोलें या मनमानी नहीं बोलें, मनमानी कहा जाए तो उसको जो मतलब है विस्थापितों से कोई मतलब नहीं है। उसको जो है कि आप विस्थापित हैं, आप ये है, आपको परेशानी झेलना है, तो हम लोग का कहना है कि भाई हम लोग परेशानी झेल रहे हैं तो कूट के क्यों मरे, हम लोग भी आंदोलन करके अपना हक हासिल करेंगे। अभी आंदोलन की रूपरेखा क्या है आपकी? क्या आंदोलन चल रहा है, क्या आंदोलन थम गया है? अगला 3 तारीख को हम लोग का सम्मेलन है विस्थापितों का। अब विस्थापितों का सम्मेलन में तय किया जाएगा कि अगला हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा कैसे होगा। तो हम लोग का तो शांतिपूर्ण रूप से ही आंदोलन होता है, लेकिन जब तक हम लोग आंदोलन किए हैं सरकार को अपना बात, विस्थापितों की बात मानने को बाध्य हुए हैं। तो ये आंदोलित लोग हैं जो विस्थापित हैं, जो बताते हैं कि पहले भी आंदोलन किए हैं, फिर आंदोलन करेंगे और आने वाले उस समय तक आंदोलन करेंगे जब तक इनको अपना हक और अधिकार नहीं मिल जाता है। ये आंदोलन कभी खत्म होगा लगता है आपको? देखिए, आंदोलन ख़त्म होने और ना होने की बात यहाँ पर डिपेंड करती है कि आप विस्थापितों की जो समस्या है उसकी अगर आप समाधान कर देते हैं तो आंदोलन हंसते हंसते ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 40-45 साल में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब तक समस्या हमारी समाधान नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भी इस तरह से आंदोलनरत रहेंगे आगे भी। आप युवा हैं, यहाँ पे विधायक थे, यहाँ मंत्री भी हैं, इस क्षेत्र से रहे, तो सब मिला करके आप लोग कभी उनके पास नहीं जाते हैं? उन लोग कुछ इस पे पहल नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ के चाहे एमपी की बात करें या एमएलए की बात करें,
बराबर जो है लिखित रूप से या भेंट मुलाकात करके भी हमारी समस्याओं को अवगत कराया जा गया है यहाँ पे। और एक इलेक्शन का मुद्दा भी बन के रह गया है, क्योंकि जब अभी कुछ दिन में इलेक्शन का जो है थोड़ा बहुत किरण झलकेगी और 1 साल मुश्किल से बचा हुआ है, तो देखिएगा कि सारे लोग यहाँ पे चंडिल डैम आ जाएंगे, सारे जो नेता लोग हैं, और आकर के ये कर देंगे वो कर देंगे, फनाला दिन में सपना दिखा देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं वे लोग, अब सिर्फ आश्वासन ही मिला है अभी तक। तो ये चांडिल डैम के विस्थापित लोग हैं जो बताते हैं कि केवल ही केवल नेता जो है आश्वासन देते हैं, सरकार जो है स्वीकृति देती है, लेकिन मुख से लिखित में कुछ नहीं देती है और न कुछ करती ही है। हालांकि चुनाव का माहौल आने वाला है, जो बताते हैं कि चुनावी मुद्दा भी ये बना है चांडिल डैम। विस्थापितों को रोजगार देने की जो परिस्थितियाँ हैं वो चुनाव में खूब उछाले जाते हैं, मगर इनके झोली में कुछ नहीं आता है। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। पब्लिक रिपोर्टर में आज इतना ही। फिर कल मुलाकात होगी किसी दूसरे क्षेत्र में किसी नए मुद्दे के साथ।